तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे अपने एफ कैट 2024 के कुछ नहीं, पूरे 20 क्वेश्चन है, चिंता ना करो। और चलो स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें हैं और क्वेश्चन के सोर्सेज बहुत अलग अलग रहे हैं। जो भी तमाम प्लेटफॉर्म है वहाँ पर क्वेश्चन की मैच किया, उनके ऑथेंटिसिटी चेक की और वो क्वेश्चन अच्छे आ गए, हम लोगों को मिल गए और उनको करने वाले हैं। आई विल ट्राई कि हम 10 प्लस या फिर 15 प्लस आपको ऐसे मॉक टेस्ट दे पाए जिसमें हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और टिल 22 ऑफ फेब, क्योंकि इसी डेट को हम लोगों का एफ का एग्जाम है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग बिगड़ सकती क्योंकि हाथ बिल्कुल जम गए हैं, हाथ भी बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं। तो और ये वीडियो हमको बनाना नहीं था तो हम बना रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है। क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी, एक मिनट को, क्वेश्चन हम लोग पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज इतना। इफ 60,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज ही बॉट। ओके, तो उसने ये कहा है, इसने क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी ना, हाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्वेश्चन उसको ये करना चाहिए था आयो कि ये अगर लॉटरी की विनिंग प्राइस है तब प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, अब आई विश कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे तभी क्लास में आए होंगे। अब फेवरेबल आउटकम वो होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे आए। मान लो एक बॉक्स है जिसमें यहाँ पर रेड है, ब्लू है, या ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और भी ब्लैक है, वाइट है, तमाम कलर की बॉल है, बट हम चाहते हैं कि ब्लू बॉल आए। तो ब्लू बॉल हमारे लिए होगी फेवरेबल और बाकी की जितनी भी 7 बॉल हैं वो हमारी क्या होंगी टोटल। ठीक है, अच्छा अब इस ऐसे एक बॉक्स है, प्राइस है जिसमें कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.008 है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सही लिख लेते हैं, इसको हम 8/100 लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं। तो मतलब अगर 100 टिकट्स उसने खरीदी होती हैं तो वो 8 टिकट जीत जाता, मतलब ये विन हो जाता है ना। यही तो उसने कहने का मतलब है। ठीक है, अब अगर उसने 100 ना खरीद के उसने 60,000 खरीद ली तो कितनी जीतेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 60,000 में कितनी जीतेगा। वो यही पूछ रहा है असल में कि इतनी टिकट जीती हैं तो हाउ मेनी टिकट है जी वोन, तो कितनी प्रो जीतेगा। चलो आ जाओ, 60,000 में कितना जीतेगा तो 8/100 इंटू 60,000। 1 2 8 6 48 100 आंसर आ गया। तो इतनी टिकट्स वो जीता होगा, तो 4800 हम लोग आंसर भी मार्क कर रखा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाँ, अगला क्वेश्चन है इफ इट टेक्स 42 डेज फॉर अ पॉन्ड टू गेट फिल्ड विद रेन वाटर। ओके, इफ द लेवल ऑफ वाटर डबल्स ईच डे, ओके, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल 1/6 ऑफ द पॉन्ड। ओके, देखो एक पॉन्ड है, मान लो एक बाल्टी है, ऐसे मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसमें पानी भरने के लिए हमें ऐसे 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 काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे पानी भरने के लिए तो काफ़ी टाइम 42 डेज लगते हैं। और मान लेते हैं कि हमारा ये जो बाल्टी है इसमें 16 लीटर वाटर आता है। ठीक है, तो हमें एक बात, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी स्टार्टिंग से ना करो। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी, ये स्टार्टिंग है, ये फिनिश लाइन है, तो हमेशा फिनिश लाइन पे जाओ और फिनिश लाइन से उल्टा 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 चलो। जैसे पूछते हैं ना कि ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन तुमने लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने, क्या होता है कि पूछते हैं कि अगर हर एक दिन इस डब्बे में 2 गुनी बॉल होती है, एक आज एक थी कल 2 जाएंगी,
परसों 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अगर ये बताओ कि डब्बे में आधी बॉल कब थी, और अगर डब्बा पूरा 100 दिन में भर जाता है तो बाकी लोग आंसर दे देते 50, बट एक होशियार बच्चा आता था, होशियार नहीं, बैक बेंचर आता था, वो क्या कहता था 99 वाले दिन। वो कैसे कहते, एक दिन जस्ट पहले 50 रही होंगी तो अगले दिन हो गए होंगे 100, पूरी बॉल फिल हो गई होंगी। यही तो लॉजिक होता था। कैसे उसने बताया, वो उल्टा चला था तब उसने बता पाया। इसने नॉर्मल दिमाग लगाया इसलिए नहीं बता पाया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उल्टा चला करो। उसने कहा 16 यूनिट जो पॉन्ड है वो फिल हो रही होगी कौन से दिन, 42 डेज में। तो अगर हम इसका हाफ कर दें, मतलब कि जो 41st डे में हुआ होगा तो क्या रहा होगा, 8 यूनिट फिल हो पाया होगा। 8 यूनिट का 8 लीटर मान लो, ठीक। अब अगर हम 48 डे की बात करेंगे तो क्या 4 लीटर ही पानी भरा होगा उसमें, सही बात है। ऐसे अगर हम कहें 39th डे में कौन कितना पानी भरा होगा तो कहोगे इसका फिर हाफ हो जाएगा। आप कहोगे हाफ कैसे हो जाएगा, आप तो कह रहे थे डबल हो रहा था, तो उल्टा भी तो आ रहे हैं। देखो 39 डे में अगर 2 लीटर था तो 48 डे में हो गया 4 लीटर, 41वें दिन हो गया 8 लीटर, 42वें दिन हो गया 16 लीटर। उल्टे आ रहे तो हाफ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 38 डे में हमारा क्या हो जाएगा, 2 का हाफ 1 लीटर हो जाएगा। तो मतलब कि 38 डे वो होगा शुरुआत से जब हमारे पॉन्ड का वाटर होगा वो 1 यूनिट या फिर 1 लीटर फिल हो चुका होगा। उसने यही तो पूछा है कि 16 लीटर में से 1 लीटर कब किस दिन फिल होगा, तो 38 डे होगा। समझ में आ रहा कुछ, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा उल्टे साइड से करने की कोशिश किया करो। अब जो लोग पूछ रहे कॉन्सेप्ट ये वो, तो भाई एक बात बता दें, एफकेट के एग्जाम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ना जाकर क्वेश्चन के टाइप पे जाओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको करने का तरीका सीख लो, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डोनेटेड 3481 towards relief. Okay, towards relief. Each student donated an amount equal to the number of students in the class. The number of student in class is, इसके बीच में गैप होगा, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन है, कक्षा 5 वाला स्टूडेंट कर सकता है, चलो कोई बात नहीं। क्या कहता है कि हर एक स्टूडेंट, मान लो एक क्लास है और हर क्लास में ओके, मेरी वो कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आज सेलिब्रेशन का डे है तो सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, हर क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हैं, तो हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ बच्चे हैं, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ बच्चे हैं इसमें, तो हमारे बताओ हर बच्चे ने कितना रुपए दिया है, n रुपए दिया है, तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा। हमने कहा एक मान लो 5 बच्चे थे और हर एक ने 5 रुपए दिए, तो टोटल रुपए कितने हो गए, कह दोगे 25। कैसे, 5 बच्चे थे, 5 रुपए हर एक ने दिए, 5 × 5 25 हो गया। ऐसे हमने कहा अगर n बच्चे थे और n रुपए देंगे तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, आपने कहा n² हो जाएंगे। कितना, n², n मल्टीप्लाई n² होता है, n मल्टीप्लाई n करोगे तो n³ हो जाएगा, है ना। ये तो बेसिक सी चीज है, कोई बात नहीं। चलो अगर आपको कुछ यहाँ पर डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे उसका भी। ओके, n² है यहाँ पर, n क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाओगे 3481, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 61 तो आएगा नहीं, ये बात फिक्स है। क्यों, 60 का स्क्वायर होता 3600, तो उससे तो कम ही है। और 5, 59, 49, 50, ये भी नहीं आएगा, 49 बहुत कम है। अब ये देखो किसके पास में है, हम वैसे निकालने के लिए निकाला जा सकता है बहुत इजी, पर हम ऐसे करने पे सिर्फ प्रेफर करते हैं। हम कैसे कहते हैं, ये देखो 25 से लेकर 3600 के बीच में है, और किसके पास में ज़्यादा है, ये देखो 36 के पास में ज़्यादा है, तो मतलब 36 के पास वाला नंबर जो होगा
36 100 का मतलब 60 के पास वाला जो नंबर होगा, क्योंकि 36 100 किसका रूट होता है, ये होता है 60 का रूट। तो इस जो 60 के पास नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 के पास आंसर कौन, 59 आंसर खत्म। आंसर हम लोगों का 59 आ गया। और आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे निकालते हैं रूट इसके, 3481। वैसे इसका रूट निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको डायरेक्ट ही आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जा सकते थे, क्योंकि 59 से ही डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 59 किसी और का नंबर टेबल में आएगा नहीं। ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होना था तो आप इसका स्क्वायर कर लेते बारी बारी, तो भी आंसर आ जाता। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर आ गया 59, तो इसका मतलब 59 बच्चे रहे होंगे और 59 सभी रुपए दिए होंगे। इस हिसाब से हमारे टोटल रुपए कितने बन गए, 3481, और रिलीफ फंड में जमा हो गए। चलिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत शुभ काम करते हैं बच्चे आजकल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, और क्वेश्चन कहता है कि मुकेश ने 2 शर्ट बेची। मुकेश सेल्स 2 शर्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड शर्ट। ओके, उसने कहा जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट की, वो सेलिंग प्राइस है सेकेंड के इक्वल। ठीक है, अगला उसने क्या कहा है, द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट 30% पे, एंड द सेकेंड शर्ट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 30%। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट सेट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ। अरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन बन गया ना। कोई बात नहीं, अगर आसान क्वेश्चन है तो भी करेंगे, तो वैसे भी हम लोग। चलिए तो करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोगों का ये कहता है कि अब इसकी सीपी थी, ये सीपी। आपको एक चीज हम बताते पहले, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक सा चीज है। वो बेसिक सी चीज हम लोगों को ये कहती है कि अगर आपको करना है ना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो हमारी सीपी है उसको 100 या फिर 100x ले लो। बस 100 ले लो या फिर 100x ले लो, बहुत आसानी से होने लगेंगे होगी। क्यों, क्योंकि लॉस जो होगा, देखो ये बात तो पक्का पता है कि हम लोग कोई चीज खरीद के लाते हैं या फिर बेचते, अगर कोई चीज खरीद के लाते हैं और अगर हमें नुकसान और फायदा देखना तो उसी पे तो देखेंगे। पता चले हम साइकिल ले आए 4000 की, बेच दी 5000 की, तो हम कहेंगे फायदा हुआ कि नुकसान, तो कहोगे फायदा हो गया। तो हमने कहा कैसे, कि हम 4000 के लाए, 4000 रुपये हमने दिए और 1000 रुपये हमारे जेब से हमें आ गए, इन हो गए हमारे पास में एक्स्ट्रा। तो ये हमारे 1000 क्या फायदा ही तो हुआ है। हमने अच्छा इतना दिमाग आता है तुम लोगों के पास में। अरे बेसिक चीज है, मतलब डांटना नहीं अभी। ओके, तो इतना दिमाग अगर है तो हम एक चीज ये भी तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है, अगर ये 3000 के बेच देते तो 1000 का हाँ नुकसान हो जाता। तो वो जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा हम लोगों को, वो किस पे हो रहा है, सीपी पे ही तो हो रहा है। अब अगर वो सीपी पे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो 100x का अगर हमने कहा 10% का हमें नुकसान हो गया, तो सोचो 10% ऑफ 100x कैसे निकालेंगे। 10% का मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 100x का मतलब 100x। देखो 100 से 100 कट गया, 10x आ गया सीधा। तो हम अगली बार से जब भी हमसे पूछा जाएगा 23% लॉस हुआ, तो 23x लिख देंगे, तो उसका लॉस कितना आ जाएगा 23x। तो ये तरीके से अगर आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा आंसर। अब आए अपने क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन पे बढ़े। चलो इतनी चीज समझ गए ना, पक्की। चलो अब आगे हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। हाँ, तो अब सॉल्यूशन हम लोगों को क्या है, सॉल्यूशन हम लोग ये कहता है कि अगर ये चीज पे हमें फायदा हुआ है कितना, इस पे पहली शर्ट को हमने 30% प्रॉफिट में बेचा, तो मतलब सीपी का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, तो 100 की चीज रही होगी, उसमें 30% ऐड हुआ होगा। 30% प्रॉफिट का मतलब अगर सीपी हमारी 100x रही, 30 उसमें ऐड हुआ होगा, तो टोटल कितना हो गया 130x हो गया होगा। मानते ही बात, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सीपी हमारी जो हो गई होगी 130x हो गई होगी अपॉन में 100%। ठीक है, ये हमारी सॉरी ये सीपी नहीं, ये एसपी आ गई, सॉरी
ये क्या आ गई है एसपी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारी क्या आ गई है एसपी। कैसे ये एसपी आ गई, क्योंकि सी एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सीपी है कॉस्ट प्राइस, प्लस किया क्योंकि प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 30% हुआ है, 30% ऑफ किसका सीपी का, ठीक है ये तो कहा 30% ऑफ सी प्रॉफिट हुआ तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो कितने हो जाएगा, परसेंटेज लगाओगे नीचे 100 लगाओगे तो 100 सीपी प्लस 30 सीपी अपॉन 100, तो 130 सीपी बन जाएगा अपॉन 100, बन गया ना। तो वही तुमने लिखा सीपी इंटू 130 अपॉन 100, ये हो गया पहले वाले का कॉस्ट प्राइस, ये हो गया पहले वाले का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगले वाले पाते हैं सेलिंग प्राइस, दूसरे वाले की निकालते हैं, दूसरे वाले सेलिंग प्राइस का आ गया, उसने कहा लॉस पे हुआ, तो क्या हुआ कि इसकी लॉस पे अगर बेची हमने इसको लॉस पे बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा जो रहा होगा, जो सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका भी हमने कुछ कम कर दिया होगा 30%। सोचो, समझो, हम बताते हैं ये चीज को, थोड़ा ध्यान समझना है। अब यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 2 है तो कॉस्ट प्राइस भी CP2 लिख लेते इसको, ठीक है। इसका नुकसान रहा होगा कुछ, कितना नुकसान रहा होगा, इसका नुकसान ऐसा रहा होगा कि CP में से, CP हमारी इसकी भी अगर 100x थी तो उसमें से उसने क्या किया 30x कम बेचा है, 30x अगर कम बेचा तो टोटल कितने में बेचा होगा, 100x माइनस 30x 70x में बेचा होगा उसने, 70x में। और चूंकि हम लोग परसेंटेज लेके चल रहे हैं तो नीचे 100 लगा देंगे, तो हमारी सीपी जो दूसरे की आएगी, दूसरे का हम लोग क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अगर हमारा जो दूसरे का आएगा वो इतना रहा होगा, है ना, मतलब कि ये हमारी सेलिंग प्राइस रही होगी दूसरे की। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो सिंपल से क्या करें, हम कटम पीटी लगा दो ना। चलो करते हैं कैसे, हमें पहले वाले की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, हमें पहले वाले की निकालनी सेलिंग प्राइस, दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस। हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, 1 मिनट रुकना। बहुत आसानी से बता रहे हैं हम, वरना अब तक ये क्वेश्चन हो चुका होता। हाँ ठीक है, तो हमें ये हमारी आ गई है पहले वाले की सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हमारे पास पहले वाले की सेलिंग प्राइस, ठीक है, ओके। अब ये अगर सेलिंग प्राइस है तो हमें पहले दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस लिखनी है, तो कॉस्ट प्राइस इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखोगे, हमने कुछ नहीं, देखो यहाँ पर लिखा है CP2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब SP2 इंटू CP2 इंटू 70 इंटू x लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, SP2 इंटू 10 अपॉन 7x लिख सकते हैं, ओके। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने ठीक लिख सकते तो बिल लगा रही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बात तो नहीं बात, यहाँ 7x नीचे आएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब चलो रेशियो बना लेते, तो कहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते रेशियो, क्योंकि उसने रेशियो पूछा है तो रेशियो बना लेते इजीली। उसने क्या पूछा, पहले वाले का सेलिंग प्राइस, तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस ये लिखा, लिख लो CP1 लिखो यहाँ पर, CP1 कितना आएगा, CP1 इंटू 130 अपॉन में 100। उसने कहा दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे वाले कॉस्ट प्राइस ये है तो उसका रेशियो बनाओ, मतलब अपॉन में ही लिखना पड़ेगा, तो अपॉन में लिखने का पड़ेगा तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, SP2 इंटू 10 और इंटू 7x, 1 मिनट, ये 10x इधर, ठीक है, तो ये x इधर गया, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं। SP2 और CP1 देखो इक्वल थे, SP2 और CP1 इक्वल थे, कट गए, इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है, ऊपर कितना आ गया 39 7 जा 91 और 10 10 जा 100, तो 91 रेशियो 100 आंसर आ रहा, लेट मी चेक, ओके, तो 91 इंटू 100 मतलब रेशियो 100 आ गया, आंसर खत्म। अब देखो इसको समझाने में टाइम लगा है, कैसे, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना,
पहली बात। दूसरी बात, 100x मान के सवाल करने की प्रैक्टिस करना, हो जाएगा सवाल। चले आगे, चलो भाई, बहुत टाइम ले लिया इसमें सवाल में, जल्दी जल्दी करते जल्दी जल्दी करते जल्दी जल्दी करते। ठीक है, उसने कहा हम लोगों से कि एक बकेट है जिसमें कि पानी हम लोगों का है 7:5 में। बकेट में पानी का रेशियो है 7:25, 7:5। तो हम क्या करते हैं, पेंट यहाँ पर लिख, पेंट, अरे यार पानी पड़ा है हम भी, पेंट, और यहाँ पर लिखा ऑयल। ठीक है, हमने कहा टोट अगर हमारा इसमें 7:5 दे रखा है तो इसको हम 7x ले लें। ठीक है, इसको हम 5x ले लें। वैसे हम रेशियोज कर सकते हैं, पर 7x 5x लोगे तो थोड़ा दिमाग सही चलेगा और पेपर में भी अच्छे से कर पाओगे। अब 24x हमने माइनस कर दिया किसमें से, उस पूरे मिक्सचर में से, और 24 ऐड कर दिया ऑयल को। तो हमने क्या किया है, 7x में से 24 को माइनस कर दिया है, 24 लीटर को, और जब हमने 5x में 24 को लीटर को ऐड कर दिया, ये ऑयल है, ये क्या है, ये ऑयल है, और ये क्या है, पेंट है ये। तो इसको हमने जब माइनस कर दिया तो हमने इनका रेशियो निकाला, तो कितना रेशियो आ रहा, 1:1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस 24 इक्वल टू 5x प्लस 24 इधर आएगा, तो 2x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 24 आ गया। अब x अगर 24 आ गया तो उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट, पेंट कितना है, पेंट हमारा कहाँ पर है, ये है, पेंट हमारा यहाँ है। तो हमने क्या गलती कर दी, कुछ गलती कर दी हमने, लेट मी चेक, नहीं कुछ तो गलती की नहीं हमने। 24 लीटर्स मिक्सचर है, 7x इक्वल टू 7 इंटू 24 हो जाएगा, 168 आ रहा, इसमें 98 लगा है। 98 का मतलब यहाँ पर होना चाहिए 14 के हिसाब से यहाँ 14 होना चाहिए, यहाँ 14 होना चाहिए, यहाँ 14, यहाँ 14, 28 आया। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यहाँ 14 होना चाहिए। यहाँ पे आंसर में हम एक ऑप्शन एक और ऐड कर देते हैं, हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है, डोंट वरी, 168, और ये हम लोगों का सही हो जाएगा। अगर 24 रख रहे हैं तो 168 आएगा, और अगर 14 रखोगे तो 98 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सॉल्यूशन पे डाउट नहीं करते अगर सही से किया है तो। क्वेश्चन हम लोगों का है, ओके ये क्वेश्चन अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि कंपाउंड टेस्ट में 3-4 बार अगर वो आ जाए तो फिर दिमाग खराब होने वाला होता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है बुरा है ये चीज़ तो डिसाइड करेगा हम लोगों का सॉल्यूशन। चलिए करते हैं। अब उसने क्या कहा है कि पहले एक 2,40,000 बड़ा, ठीक है, 2,40,000 का लोन ले लिया, ठीक, इतना लोन लेना चाहिए 3 साल के लिए कंपाउंड टेस्ट पे लिया है एट 12.5%, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज रिवाइज टू 12%, टोटल इनकम, टोटल अमाउंट, अब यहाँ पर सुनो, ये अमाउंट का मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा, ये हम लोगों का प्रिंसिपल है। ओके, ये पहले साल के लिए R1 दे रखी है रेट, ये फिर बाकी 2 साल के लिए R2 दे रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, चलिए तो हाँ, अब इसको किस तरीके से बता दें, हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। पहला तो एक तरीका बेसिक वाला, यहाँ पर हम बेसिक लिखते हैं, बेसिक, ठीक है। क्या है, 2 लाख, अरे यार सर्दी की वजह से, ओके, 2,40,000 इंटू पहले वर्ष के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट रहा, इतना रहा है, तो हम इसका इतना परसेंट निकाल लेंगे अपॉन 100। अगले वर्ष के लिए कितना रहा, 12% रहा, तो इसका 12% निकाल लो, बस सिंपल। आपको ये कैसे किया, एक सुनो भाई, क्या होता है, मान लो हम किसी घड़ी की दुकान पे गए और हमें एक वहां पे घड़ी अच्छी लगी। अब क्या हुआ, उसने, वो घड़ी थी 100 रुपए की थी, वो इतनी गरीब वाली घड़ी, अरे यार 100 रुपए का, मान लो अभी गरीब है, ठीक है, तो 100 रुपए घड़ी ली, पर हम उसके पुराने कस्टमर फंस गए, तो उसने हमको 10% का ऑफ दे दिया, तो 10% का ऑफ आएगा तो 90 रुपए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो उस दुकान के जो वहां पर होते हैं, मतलब कि बेचने वाले लोग होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर क्या उनको कहते हैं,
तो जो लोग होते हैं शॉप वर्कर कह सकते हैं उनको, जो होते हैं वहां पर, उनमें से एक जो दोस्त हमारी निकली लड़की है ना, उसने हमें 30% और ऑफ दिवा दिया। कहोगे इतना ज्यादा ऑफ, अरे अपनों में चल जाता है। तो 30% और ऑफ दिवा दिया तो हमें कितना मिल गया होगा ऑफ, पूरा हमें मिल गया होगा 27, क्योंकि इस पे ही तो मिला होगा। अब 30% किस पे मिलेगा, ये 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपए का मतलब हो जाएगा 30 रुपए, पर 90 का मतलब है 27 रुपए। तो मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस अब जो हम लोग अपना अब क्या ऑफ निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, 90 पे। तो वही तो हमने किया कि 10 जब 10% निकालना था तो 100 पे निकाला, ये वैल्यू जितनी भी आ गई उस पे हमने क्या निकाल दिया, फिर से 30% निकाल दिया। वैसे ही हमने इक्वेशन गलत लिखी है, पर इस पे ना जाओ, भावनाओं पे जाओ। हाँ, वैसे यहाँ पर 90 होना चाहिए, ठीक है, आप सही हो जाएगा। अब हमें 30% अगर ऑफ मिल गए तो बची बची वैल्यू कितनी होगी, 70% हमें पे करनी पड़ेगी। 30% चले गए, 30% चले गए तो 70% रुपए देने पड़ेंगे, 70% रुपए देने पड़ेंगे। ओवरऑल कीमत हमारी आ जाएगी इसकी 63। ठीक, तो 63 रुपए में एट द एंड ऑफ द डे पे करनी पड़ी। वही हमने यहाँ पर, हमने ये क्या निकाले, टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया। टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं सॉल्यूशन, काटम पीटी करो। 25 पंचे 125, 25 चौको 140 हो गया। 4 तें 12, 4 दामन, 4 तें 12, 4 25। हमें एक जीरो से एक जीरो ही कटता हुआ दिख रहा है। 25 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो जा रहे हैं, काट दो भाई। अब यहाँ पर नीचे बचा 5, तो 5 से कट करो इसे, 5 और ये 5, एक 5 ये अलग कट कर दो। 5 चौको 20, 5 40। ओके, सो माय कैलकुलेशन इज नाउ डन एंड 48 इंटू 9 कितना आ जाएगा, कुछ ज्यादा कम नहीं आ गया। अच्छा, ये टोटल इंटरेस्ट निकाल रहे थे क्या हम? गलत कर दिए, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे सही तो किया था यार, गलत को हमने काट दिया। चलो, ये तरीका भी तुम लोग नहीं समझ में आता वैसे, सॉरी सॉरी। ओके, ये तरीका वैसे तुम लोग समझ में नहीं आता, ठीक है। हम ओके दूसरे तरीका बता देते हैं, इस तरीके में बाद में आते हैं। देखो, उसने क्या दे रखा है, 12.5 दे रखा है, इसकी वैल्यू होती है 1/8। 12.5% को हम लोग कहते हैं 1/8। ऐसे 12% को हम लोग क्या कहते हैं, 12/100। कट्टम कुट्टी करो तो नीचे आ जाएगा 25, ये कट जाएगा 3 बार, तो 3/25। ठीक है, तो मतलब 25 रुपए होते तो हमें 3 रुपए उस पर क्या मिल जाता, इंटरेस्ट मिल जाता। 8 रुपए होते तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाता, 1 रुपए मिल जाता। ठीक है, तो अब पहली वर्ष हमारे पास क्या रहा होगा, 8 रुपए रहा होगा, मनी हमारा कितना हो गया होगा, 9 रुपए हो गया होगा, 1 रुपए इंटरेस्ट मिल गया होगा। अगले वर्ष क्या हो गया होगा, 25 रुपए टोटल रहे होंगे, 25 रुपए टोटल रहे होंगे, पर उनमें से हमें क्या मिल गया होगा, 28 रुपए टोटल मिल गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी कुछ 3 रुपए मिला होगा और टोटल मनी हमारा हो गया होगा 28 रुपए। सिमिलरली अगर 25 रुपए अगली वर्ष फिर से रहा होगा, हम ये कह रहे हैं हमारा अमाउंट पहले वर्ष अगर 8 रुपए रहा होगा तो उस पर 1 रुपए इंटरेस्ट मिलकर 9 रुपए टोटल मिल गया होगा हमको। ठीक है, यहाँ पर हमारे 25 रुपए अगले वर्ष, अब कहोगे 8 रुपए था, 25 हो गया, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है। फिर से बोले, रियल वैल्यू को बाद में कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे हम। यहाँ पर आंसर अभी निकालने के लिए एक रेशियो की वैल्यू ले रहे हैं। 25 रुपए रहा होगा, 28 रुपए मिल गया होगा, 25 रुपए रहा होगा, फिर से 28 रुपए मिल गया होगा। चलो बस शुरू करते हैं, कट्टम कुट्टी कर ले, कुछ कट्टम कुट्टी कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 14 जा 2 2 जा 2 7 जा, ऊपर इसको भी कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 14 जा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 63 हो जाएगा, 14 3 जा 42 हो जाएगा, 4 बचेगा, 14 6 जा 84, 84 और 290 है कसम से भाई बता रहे हैं, आज समझ में आ रहा। मैं 1 2 नंबर काहे करते थे। 14 6 जा 84 और 4 88। ठीक है, अब आ गया 625। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये देखो, हमारा ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, पर प्रिंसिपल इतना दे ही नहीं रखा, 625 है, नहीं, उसने प्रिंसिपल ये दे रखा है 240 और के बाद 3 जीरो, तो इसकी वैल्यू है 240, 1 2 3 जीरो। ये कितने टाइम्स कट होगा, कट्टम कुट्टी करो, 25 सीधा कट कर लो, 25 25 8 जा 4 बचा, 40 हुआ,
9 बार चला जाएगा भाई, कितने कितने 225, 225 कट जाएगा 225 से यार उसे। हाँ यार कट जाएगा ना उसे। 25 10 25 25 में 225, 15 बचे, 25 छक्का 150, ठीक है। हाँ तो 150 यहाँ तक आ गया ना। 2 जीरो तो लगेंगे भाई, कितने जीरो लगाते जा रहे हैं। इसे 25 से फिर कट कर दो। 25 25 के 75, गलत कर दिया क्या हमने कुछ यार? हमें तो लग रहा है फिर गलत हो गया। एक मिनट रुको, हम दोबारा करते हैं इसको। नीचे आया 625, ठीक है। ऊपर भी 828 आया, ठीक है। ओके, इसको हमने कट किया 25 से। 25 से कट करते हैं तो आ जाएगा, यहाँ कुछ गलत कर दिया हमने, देखे हमें एक मिनट। 8 9 8 9 25 25 4 से कट किया तो 4 2 जा 8, 4 7 जा और 2 14 जा, 9 7 जा 63, 25 इंटू 25, ठीक है। सही तो जा रहा। इसको कट करोगे, इसको ये आ जाएगा कितनी बार, 25 इंटू 25, 25 9 जा 225, 15 बचा, 25 6 जा 2 जीरो आए, 25 से इससे कट कर दिया, कितनी बार आया 25 3 जा 25 75, 11 बचे, 25 को 100, ये तो इतना आ रहा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, आखिरी में 8 आना चाहिए और इन्हीं दो ऑप्शन में 8 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो जरा। 8 8 2 मल्टीप्लाई 3 4.4। अब कहोगे पॉइंट कहाँ से आ रहा है, वो रेशियो है तो इसकी वजह से आंसर हम लोगों का डिफर नहीं करेगा, चिंता ना करो। तो मल्टीप्लाई 8 का 24 आ जाएगा यार। हाँ 8 8 18 3 3 6 8 14 8 का 24 6 30 4 2 6 8 12। अच्छा दोनों मल्टीपल में आ रहे थे, ठीक है यार, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करना, आंसर यही आएगा, डोंट वरी। अगर आंसर नहीं आता तो हमें बताना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कर दो। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज इतना एंड इतना, ठीक है। एंड इफ एक्स रेशियो इतना, ओके ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है हम लोगों का। बेसिक सा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना भी ए और बी ने जो प्रॉफिट अर्न किया होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के, ओके। जो बी ने इन्वेस्ट किया होगा वही रेशियो, इन दोनों के रेशियो निकालो तो वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। और इन्वेस्ट का मतलब है कि एक साल में इन्होंने एंड ऑफ द ईयर किया ना, तो ये पूरा मतलब है 12 मंथ के लिए इसने लगाया होगा रुपए और इसने भी 12 मंथ के लिए ही लगाया होगा। हो सकता है ये कह दे कि इसने 8 मंथ के लिए लगाया, इसने 12 मंथ के लिए लगाया। अब बताओ कि इसका एक साल बाद इतना प्रॉफिट है तो इसका कितना होगा, तो इसको फिर करोगे, बता देते हैं। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा आता कि 8 मंथ और 12 मंथ वाला आता तो इसको हम लिखते 12 मंथ, क्योंकि वाई ने पूरे 12 महीने लगाया, पर एक्स ने कितने महीने लगाया 171, और 3 0 इसके कट जाएंगे, ठीक है, इंटू 8। अब इनका रेशियो, इसकी वैल्यू दे रखे 3800 और यहाँ से इसकी वैल्यू काटम कुटी करके इस एक्स वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन सवाल हम लोगों के एक्चुअली में ऐसा है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। बस हमने समझाने के लिए बताया कि अभी यहाँ पर एक साल पूरा कह रहा है तो हम 12 महीने, वो मंथ में ही चल रहा है, समझो कॉन्सेप्ट मंथ में ही चल रहा है। हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई का इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। एक्स अपॉन वाई का इन्वेस्टमेंट है 171 इंटू 30 अपॉन 243 30 इंटू 12 महीना इंटू 12 महीने। 12 महीने से 12 महीने कट गए, इसलिए तो वो नहीं लिखते हैं, ना कोई लिखाता है, इसीलिए। समझ में आ रहा, 3 2 4 2 6 3 9 9 से कट जाएंगे, कटम पुट्टी कर लो। और इसका जो प्रॉफिट आएगा वो किसके रेशियो में आएगा, अभी बताया ना, ये इन्वेस्टमेंट है 17000 171 000 243 ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब इसी का इक्वल में माया आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका दे रखा, एक्स का, तो एक्स ऊपर है तो 3800 लिख लो भाई।
इस y का निकालना है तो इसको y को x ना लिखकर m लिख लेते हैं, ठीक है। कट्टम कोटी का तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 80, 9 7 जा 63। अब कटेगा नहीं तो इसी को कट कर दो 1900 से 1900 से 200 और ये आ जाएगा 27 दूनी 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। ओके अच्छा ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा y का प्रॉफिट। तो y का प्रॉफिट आ गया इतना। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ऑप्शन में तो ये कुछ नहीं है यार। देन व्हाट, अच्छा टोटल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसका ये 34, इसका 3800 और इसका 48, 8 4 12 1200, मतलब 9200 आंसर हो गया खत्म। तो ये देख लेना, जैसे हम अभी यहाँ पर सोच रहे थे ना ऑप्शन में काहे नहीं दे रहा, तो ऑप्शन में इसीलिए नहीं दे रहा, उसने टोटल प्रॉफिट पूछा था। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बट आपको ऑप्शन में मतलब कि आखिरी लाइन में घुमा के चले जाएंगे। चलो करते हैं अगला। एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट इन देयर टीचर इज ना। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बेसिक वाला कक्षा 9 वाला, एक होता है हम लोगों वाला तरीका। तो जो भी आप लोग चाहोगे वो कर सकते हैं, दोनों बता देते हैं। अब इसको बेसिक से ही कर लो, अगला वाला वैसे बता देंगे। द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट इन देयर टीचर इज ना, तो हमने कहा 9 स्टूडेंट मान लो, x 9 है, ठीक है। उनके प्लस y हमारे कौन है, टीचर साहब है। y कौन है, टीचर साहब है। उनकी एज, दोनों की एज मिलाकर का एवरेज आ रहा है 16। तो मतलब इन सभी का एज कितना हो जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालना आता है, अरे आता है, हमें पता है, फिर भी बता देते। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ओके, एवरेज यही तो होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर का मतलब जितने भी x बच्चे हैं, x9 x1 x2 x3 ऐसे करके, x9 हम टोटल ले लेते हैं, ठीक है। जितने बच्चे हैं उनका प्लस टीचर साहब का एज, और टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 9 1 10 हो जाएंगे आपके यार, क्योंकि 9 बच्चे एक टीचर है तो 10 हो गए। अब इनका एवरेज ये आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एवरेज ये है। अब यहाँ पर देखो x9 प्लस y, मतलब 9 बच्चों की एज प्लस टीचर की एज का सम कितना आ जाएगा 160। मतलब अगर 9 बच्चे होते और एक टीचर होता, उनमें से किसी की भी कितनी एज रही हो, पर उन सभी की एज का सम कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है, अच्छे समझ गए। अब उसने कहा पहले 4 स्टूडेंट जो है उनकी एवरेज एज है 19, तो हम क्या करेंगे, x4 जो है, पहले बच्चे x4 जो है उनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऊपर x4 नीचे टोटल नंबर 4, इनका एवरेज कितना दे रखा है 19, तो हम x4 लिखेंगे इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 19 4 जा 76। मतलब पहले 4 बच्चा जो है उनका एज कितना आ रहा है 76। अगला क्या दे रखा है, एंड लास्ट के 5 बच्चे जो हैं x5 है जो आखिरी के, वो कितने हैं, उनकी एवरेज एज है 10, तो हम अपॉन 5 करेंगे, उनका टोटल सम कितना आ जाएगा आखिरी के 5 बच्चों का 50 ईयर्स। ये चीज अगर नहीं समझे हो तो बताना हमें, क्योंकि हमने बहुत जल्दी हमें पता कर दिया है और ये बेसिक है इसलिए हमने कर दिया है। तो टीचर की एज पूछा, आप देखो ये बच्चे हैं पहले 4, ये बच्चे हैं आखिरी के 4, आखिरी के 5, तो टोटल बच्चे 9 हो गए, इनकी एज का सम निकाल लो। तो हमने कहा x4, अरे यार y का है बन जाता हमसे इतना जल्दी में, पर जल्दी किस बात की है, पनवेल निकलना है क्या। x4 प्लस x5, इन बच्चों का सम कितना आ जाएगा, एज का सम, बच्चों का सम नहीं, इतना आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 126 हो गया, 126 ईयर, मतलब सभी बच्चों की एज का सम है। अब टोटल बच्चे और टीचर की एज का सम था 160। अब अगर अकेले बच्चे 126 ईयर्स के हैं तो टीचर साहब कितना हो जाएंगे, तो टीचर की एज आ जाएगी कितनी 160, मतलब टोटल में से बच्चे की एज माइनस कर दो, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 34 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। करने में हमको टाइम लगा, आपको नहीं लगेगा, डोंट वरी, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि 24 बच्चे हैं इसमें क्लास में, और उनमें से एक बच्चा 18 ईयर्स ओल्ड है जो छोड़ गया क्लास, ठीक है। एंड हिज प्लेस वाज फिल्ड बाय अ न्यू कमर, एवरेज ऑफ देन 1 मंथ। अच्छा ठीक है, अब देखो जो एवरेज डिक्रीज होता है वो टोटल नंबर पे होता है, तो मतलब 24 बच्चे थे, उन पे सभी पे 1 मंथ का एवरेज डिक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब टोटल 24 महीनों का डिक्रीमेंट हो गया होगा। अब 24 महीने का मतलब 2 साल का डिक्रीमेंट हुआ होगा, और 2 साल का डिक्रीमेंट का मतलब जो 18 साल का बच्चा छोड़ के गया होगा उसकी जगह पर कौन आया होगा, 18 में से 2 माइनस कर दिया, 16 साल का बच्चा मतलब आया होगा नया वाला, बस खत्म।
इतना आसान है। अगला करते हैं 60% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट 50% एंड जो रिमेनिंग आर्टिकल है उन्हें 100% पे प्रॉफिट में बेच देते हैं। मान लो एक आर्टिकल की वैल्यू है कितने 100 रुपये, ठीक। तो मतलब 60 और आर्टिकल भी 100 है, ठीक, आर्टिकल भी 100 है और आर्टिकल की वैल्यू भी 100 रुपये है। तो अब 60 आर्टिकल है, 60% का मतलब 60 आर्टिकल उनको 50% की लॉस पे बेच दिया। 50% लॉस का मतलब सिर्फ 50 रुपये बेचा होगा। तो हमने किया कितना आया, यहाँ पर आ गया 3000, ठीक है। अब बाकी बचे कितने होंगे, 40 बचे होंगे। उसको क्या किया है 50% प्रॉफिट में, मतलब 100 पे 50% प्रॉफिट का मतलब 150 हो गया होगा। ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 6000 आ जाएगा बस। हाँ ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 9000, मतलब हमें रुपए मिले हैं 9000 और टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है। अगर हमने 100 आर्टिकल 100 रुपए के बेचे होंगे, खरीदे होंगे, तो हमारे पास कितना 10,000 का आएगा। मतलब हमारी जेब से गए 10,000, मिले हमको 9,000, मतलब 1,000 का नुकसान हुआ। किस पे 10,000 पे। माइनस करो 1 2 3, 1 से 1 गया, ज़्यादा कट कर दिए 1 2 3 1 1 और 1 इसका भी ये 0 आ जाएगा। 2 2 4 0, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ 10% का लॉस हो गया। बस खत्म सवाल। ओके अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 70% अदर डायगोनल का है। मतलब अगर अदर डायगोनल 10x है, हम इसको D2 बोल रहे हैं, तो D1 कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से 7x, क्योंकि 10x का 70% निकालोगे 7x आ जाएगा। What is the ratio of area of rhombus to the square of length of larger diagonal? ओके एरिया ऑफ रोम्बस पहले निकाल लेते हो। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, तो ये 1/2 70 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ रोम्बस है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जो लार्जर डायगोनल है उसकी वो उसकी साइड है, तो फिर सिंपल 35। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं किसका, रोम्बस का रेशियो स्क्वायर का। रोम्बस का एरिया कितना आया 35 एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आएगा स्क्वायर का एरिया की साइड कितनी 10x, 10x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये 100 एक्स स्क्वायर, तो 100 एक्स स्क्वायर लिखो। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर गया, रेशियो मतलब अपॉन भी समझ सकते हो फिलहाल के लिए। तो 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 520 7:20 आंसर आ जाएगा 7:20 आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि एक फार्मर है जिसका जमीन है वो किस शेप में है, वो शेप है उसका ट्रेपेजियम। ओके उसने फिर अगला आगे कहता है कि अगर इसके पैरेलल साइड के हमें रेशियो दे रखे हैं कितने, पैरेलल साइड हमें दे रखा है 2.56 एंड 3.44 यार्ड। ओके तो यार्ड को कन्वर्जन तो नहीं करना पड़ेगा, देख लेते हैं आगे चलो। ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ओके डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 1.44 यार्ड। ओके एंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द लैंड इज 1800 पर स्क्वायर। ओके ठीक है, फिर इसमें क्या है आसान से हो तो जाएगा। हाँ तो कुछ नहीं, इसका एरिया निकाल दो, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे आ जाएगा, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप होता है जिसकी अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, बाकी दो साइड्स का पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक ये आपस में कैसे होंगी पैरेलल होंगी, तो हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं A B C और D। अब एरिया इसका क्या आएगा, एरिया होता है इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये डिस्टेंस ऐसी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब इसे हाइट भी बोलते हैं एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है तो एरिया निकालते 1/2 हाइट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इनके बीच की A + B कितना हो जाएगा
546 549 32 516 मतलब 6 यार्ड आ जाएगी सिंपल। और हाइट कितना आ जाएगा 1.44 1.44। इससे हटाएंगे डेसिमल लगाएंगे नीचे 2 जीरो करेंगे, इसको कट करेंगे। कट करना चाहिए क्या, नहीं कट करते, 100 को ऐसा बना देते हैं, ठीक है। आगे जाके कट हो जाएगा, आगे जाके कट हो जाएगा, ठीक है। वाह सफाई। ओके तो इसे कट कर इसे कट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो हमारे पास एरिया जो आ रहा 144 मल्टीप्लाई 3 इंटू 100 आ रहा ये एरिया। और रुपए उसने कहा कि इतने स्क्वायर यार्ड आ रहा, हमारा आंसर इतने स्क्वायर यार्ड आ रहा। उसने कहा 1 स्क्वायर यार्ड का इतना खर्चा है, तो बताओ इतने का कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका सिंपल से 144 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100 इंटू 1800 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जीरो गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल सा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 1 4 मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 3 57, 18 4 जा 72 577। तो इतने रुपए उसके जेब से जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का हो जाएगा सही। उसने कहा है ऑप्शन में ऐसा कुछ कहा। ओके ओके ये क्वेश्चन अच्छा है, करने में मजा आएगा। क्या है, बोट कवर्स 14, क्योंकि हमें इसमें कहीं टाइम वो नहीं दिख रहा है ना स्पीड, इसलिए 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 9 आता है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 11 आवर्स में इस बोट की स्पीड बताना स्टिल वाटर में। देखो अब क्या होता है, एक मान लो ऐसा नदी टाइप की है, नदी है और इसमें एक तरफ की हवा चल रही होगी, मान लो ऐसे हवा चल सकती है। तो हमने कहा अगर हम इधर की तरफ चलेंगे, भाई नॉर्मल स्पीड मान लो एक बोट है जिसकी स्पीड है नॉर्मल वाली है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो हमारी जो स्पीड लहर की है वो है y किलोमीटर पर आवर, इसे बोलते हैं स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो अब इसमें बोट की जो एपरेंट हो जाएगी, एपरेंट का मतलब एक्चुअल नहीं है वो हमको बस ऐसा फील हो रहा है कि हमारी इतनी स्पीड हो जाएगी वैसे भी। तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ जाएगी, x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी, ठीक है ठीक है। अब अगर हम यही हम अभी इधर जा रहे थे, अभी हम इधर जाने लगे तो हमारी जो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, हम लहर के अपोजिट में चल रहे हैं, नॉर्मल सी आप फील कर पा रहे हो, तो हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ गए, आ जाओ। उसने कहा है कि उसने कहा टोटल टाइम दे रखा हमें यहाँ पर, ये क्या टाइम है। अब फॉर्मूला तुम जानते होगे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अब हमें पता है यहाँ पर टाइम अगर दे रखा तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का मतलब 14 किलोमीटर चला है ना, और स्पीड नीचे कौन सी रहेगी, अभी अब ये अप स्ट्रीम में चला तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या थी, देखो जरा x माइनस वाई, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसे क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम, और इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक। टोटल टाइम कहा तो दोनों का टाइम ऐड कर लेंगे, 16 अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। चलो बढ़िया है, आगे करते हैं भाई साहब टाइम इसका। फिर उसने कहा जब 12 किलोमीटर चलेगा अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई प्लस 16 x प्लस वाई इक्वल अपॉन में 11। अब इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तो क्या करो, x माइनस वाई x प्लस वाई को u भी मान लो और इलिमिनेशन से करो, वो तरीके अलग अलग अपने हैं। हम जाते हैं हीट एंड ट्रायल पे, हम अक्सर कर यही करते हैं हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का मतलब ऑप्शन उठाओ, उसने स्टिल वाटर में एज पहला ऑप्शन दे रखा 5, रखो 5। अब 5 में से कितना माइनस करो, 70 इसका टेबल में पूरा आ जाए, तो हमने 5 में से 3 माइनस कर दो, y की वैल्यू मान लो 3 है, क्योंकि 14 है, 14 किसके टेल में आएगा, 5 से कम में, 2 ही की टेल में आएगा। कहने को तो किसी की टेल में भी आ सकता है, पॉइंट में आएगा, पर पॉइंट में हमारा आंसर है क्या, नहीं है।
हिडन टाइल का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लाओ। तो 5 में से 3 माइनस के 2, तो इसका आंसर आ गया 7, मतलब 7 यहाँ पर लिखा है, प्लस 5 यहाँ पर लिखा, प्लस 3 किया, 8 हो गया, 8 में 2 का 16 में डिवाइड तो 2 हो गया, तो 7 तो 9 हो गया, सेटिस्फाई हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना। अब यहाँ पर रखो आकर 5 माइनस 3, यहाँ पर कितना आया, ये वैल्यू आ गई 4, प्लस 5 3, यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी, 5 3 8 8 2, यहाँ पर 6 आएगा ना। 5 में से y की वैल्यू 3 माइनस की, यहाँ 40 है, तभी उनका आंसर का नहीं आ रहा, 40 है, अब आ जाएगा, तो ठीक है। हाँ तो यहाँ पर 6 आ गया, 5 में 3 गए 2, 2 6 12, 5 में से 5 प्लस 3 8, 8 5 जा 40, तो 5 प्लस 6 11 हो गया। हीट एंड टाइल्स हमारी वैल्यू 5 सही आ रही, सही आ रही। ये है स्टिल वाटर में, एक्स क्या होती है, नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल वाटर स्पीड, या फिर इसे स्टिल वाटर स्पीड भी बोलते हैं, या फिर स्टिल वाटर स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। अब y क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। y क्या होती है, किस स्पीड से हमारी स्ट्रीम जो लहर है, वो धारा है, वो प्रवाह हो रही है, ठीक है। आंसर हम लोगों का 5 हो जाएगा। अब करने के लिए 14 अपॉन यू प्लस 16 अपॉन वी इक्वल टू 9, 14 अपॉन 14 12 अपॉन यू प्लस 16 14 अपॉन वी इक्वल टू 11, फिर यहाँ से ऐसे करोगे, यहाँ पर दोनों को 14 14 12 बनाओगे, 16 बनाओगे, ऐसे ऐसे माइनस प्लस करोगे, वो करने के लिए कर सकते हो, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि वो तभी आता है काम में जब बहुत ही डेसिमल में आंसर दे, वो कैट लेवल पे आता है। शायद ये एसएससी में भी उतना हार्ड नहीं पूछता है, एसएससी में भी ऐसे बन जाते हैं, तो आपका तो बहुत ही छोटा लेवल हो जाएगा, नॉट सेइंग छोटा लेवल, बट उतना डिफिकल्टी लेवल, अब देखो डिफिकल्टी तो है। अभी अग्निवीर वायु से देखोगे तो ये डिफिकल्ट है, पर कोई और एग्जाम से कंपेयर करोगे तो आसान, तो कंपेरेटिवली है, हम किसी के यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहे कि कंपेयर नहीं, क्योंकि वो एग्जाम की डिमांड ही इतनी है। ओके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग कहता है 270 है जो किलोमीटर, एक्स एंड एट 7 AM, ओके ठीक है, यानी कि मतलब दो सिटी है एक्स वाई, इनके बीच की डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। एक बंदा यहाँ स्टार्ट करता है 7 बजे, दूसरा बंदा यहाँ पे स्टार्ट करता है 8 बजे, हो जाता है 8 बजे, नहीं 8 8:30 बजे, तो मतलब कि ये इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1.5 आवर्स का। मतलब ये बंदा जो यहाँ से चल रहा था वो इधर 1.5 आवर्स फ्री में चला होगा। ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 नहीं, एंड फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन है बंदा है भी नहीं एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स वाई एट 40 किलोमीटर, तो ये 40 किलोमीटर की स्पीड से इधर से आ रहा है, ये इधर कितने स्पीड से आ रहा है 30 किलोमीटर, मतलब कि 40 की स्पीड से ये 40 की स्पीड से ये 1.5 आवर्स चल रहा होगा, मतलब कि ये तकेंद्र 60 किलोमीटर चल चुका होगा इसके स्टार्ट करने के पहले, तो मतलब कि ये यहाँ पर कहीं खड़ा होगा आकर 60 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 210 किलोमीटर बची होगी, ये 60 किलोमीटर चल चुका होगा, यही तो कही रहा हमने, कहा कही रहा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। अब क्योंकि देखो अब याद करो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो लोग चलते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। तो अब ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मतलब कि ये क्या है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर दोनों अपने मिलकर चलेंगे, तो कितना टाइम लगा लेंगे ये 30 40 70 70 में 200 का 10 डिवाइड देंगे तो 3 आवर्स टाइम लग जाएगा। अब 3 आवर्स टाइम तो लग गया, पर कहाँ से टाइम लग गया, 8:30 AM पे उसने शुरू किया दूसरी ट्रेन ने, इसको टाइम लग गया 3 घंटे, 3 घंटे, तो कितना होगा 11:30 AM हो जाएगा इन द मॉर्निंग, ओके हाँ ठीक है। अगर वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर सर्टेन डिस्टेंस इन इतने घंटे में, तो अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से जाता है
और 7.5 आवर्स चलता है, तो ये 15 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अगर 5 आवर्स में चलना है तो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, हमारा डिस्टेंस वैल्यू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना 15 किलोमीटर, हमें स्पीड दे रखी है पूछी है, टाइम दे रखा 5 आवर्स, 5 से कट करोगे 3, स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, खत्म। आगे बढ़ते 60 बॉय कैन फिनिश वर्क इन 15 डेज बाय वर्किंग। आप देखो फॉर्मूला होता है एक, याद कर लो, m1d1 इंटू h1 इक्वल टू m2d2 इंटू h2, और नीचे हमारा होता है w2 और w1। ये बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब कि आसान कर देता सवालों को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर m का मतलब है मैन, d का मतलब है डेज, h का मतलब है आवर्स, m का मतलब दूसरे आदमी, दूसरे दिन, कुछ और दिन और दूसरे कुछ और घंटे यूज करते हैं, पर काम सेम रहता है, वर्क दोनों में सेम रहेगा तभी ये इक्वल है। टोटल वर्क अगर सेम रहेगा तो आई कर लेते हैं सवाल को। सवाल हम लोगों का ये कह रहा कि पहले दिन कितने बच्चे हैं, 60 लड़के, मैन बॉय वोमेन ये सब एक ही बात में आते हैं। 15 डेज और 8 आवर्स। ठीक है, W1 की जगह 1 आवर 1 यूनिट वर्क है तो 1 नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पर हम जो दिया गया वो रख लेते हैं, बाकी की चीजें इग्नोर मार देते हैं। 72 बॉयज हैं 20 डेज में, अच्छा आवर्स पूछा तो ऐसे लिख लेते हैं, कट्टम कुट्टी करते हैं तो ये कट हो जाएगा 20 से 3 टाइम्स में, ये कट हो जाएगा 9 टाइम्स में, ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो आपस में कट्टम कुट्टी करने के बाद आंसर आ गया 5 आवर्स। ओके, आगे चलते एक बार नंबर रिड्यूस बाई 30%। अगर एक नंबर 30% रिड्यूस हो गया तो इतना बचा। मान लो हमने कहा नंबर हमारा कितना था 100x था, इसको रिड्यूस किया 35 से 65x बचा, इसकी वैल्यू दे दी उसने 416, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारा 416/65। अगर हम 100x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ गई। कट्टम पुट्टी करते हैं तो कितना आ जाएगा 1320। ठीक है, इसको 13 से कट हो जाएगा क्या, 32 या 20, 13 या 39, हाँ कट हो जाएगा। तो 13 3 या 39, 13 2 या 26। तो हमारी 100x की वैल्यू आ गई है 64, मतलब 640 हमारा रियल नंबर रहा होगा। रियल नंबर क्या है 640 है। अब क्या पूछा उसने, हाउ मच परसेंट शुड द नंबर बी इनकेस सो दैट इट बिकम इतना। अब उसने कहा इतना बन जाए, तो कितना बन जाएगा ये कर लेते हैं इसको भैया। हमने कितना इंक्रीज हो गया ये 640 से ये क्या हो गया है 876.8 हो गया। कितना इंक्रीज हो गया ये इंक्रीज हो गया 236.8, इतना इंक्रीज हो गया। तो हम देख लेते हैं इस पे इंक्रीज कितना निकलेगा, 28 इतना अपॉन में 640 अपॉन में 100, कट्टम कुट्टी करते हैं 4 4 4 4 बन जा 4 6 बन जा, 4 से नहीं 2 से कट होगा अब क्या 32। नहीं कट करते यार, रुक जाओ, कट नहीं करते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखो डेसिमल से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इसका डिवाइड है, इसको कट कर लेते हैं, आराम से कट हो जाएगा। ये 4 से कट हो जाएगा, 4 16 जा, 4 5 जा 20, 4 9 जा 4 2 जा 16 से सीधा कट हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, नहीं होगा तो कर लेंगे। 16 3 जा 48, 48 11 हो जा, 16 7 जा हो जाए, तो 37% इसका आंसर हो गया। 16 7 जा 12%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब कि अगर पहले वर्ष 100 रुपए थी उसकी वैल्यू, तो अगले वर्ष हो जाएगी 85 रुपए, क्योंकि हर वर्ष उसकी 15% डिप्रिशिएट हो रही। ठीक है, अगर अभी की वैल्यू इतनी है तो पहले 2 साल पहले बताओ। अब देखो हमने कहा मान लो 2 साल पहले x% थी, 2 साल पहले x% थी, तो पहले वर्ष उसका क्या होगा, पहले वर्ष अगर 100 रुपए रहा होगा एज, मतलब प्राइस सॉरी, तो वो 85 हो गई होगी। फिर अगले वर्ष वही हुआ होगा कि 100 रुपए रहा होगा तो 85% बच गई होगी। तो ये कार बची, इसकी प्राइस कितनी, 2 साल, अभी 2 साल हो गया पूरा कंप्लीट, इसकी प्राइस अब आज की उसने दे रखी कितनी। हम इसको भी उल्टी तरीके से कर रहे हैं,
उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 साल पहले की एज मान ली, उसमें से कम कर दिया, फिर कुछ कम कर दिया, कितना 15% कम कर दिया। बस अब कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के लिए कट करो भैया। कट करते हैं, 5 7 जा 5 8 जा 40, 5 6 जा 5 7 जा 0 0। ये पक्का 17 से कट होगा। 17 5 जा 17 1 जा 0 0। ये देखो 17 5 जा हो गया, और ये 17 3 जा हो गया 300। 5 से फिर से कट कर दो, 5 6 जा 30, 6 60 आ गया। 2 जीरो इधर के, 2 जीरो इधर के, तो 4 जीरो एक, मतलब 4 1 5 जीरो। 6 के पीछे 5 जीरो इसी ऑप्शन में है, खट गया आंसर, खत्म। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट ऑफ ए एंड बी आर इतना, रेशियो वेट ऑफ इंक्रीज बाई इतना एंड टोटल वेट इनका इतना हो जाएगा। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन होता है, अगर एलिगेशन से करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आराम से कर सकते हैं। हमने कहा इसका वेट रियल में 11 और रियल में 8 है। इसका वेट हमने रियल में 11 मान लिया, इसका रियल में 8 मान लिया। तो ए का वेट क्या हुआ, 40% इंक्रीज हो गया। तो ए का वेट 11 kg से 40% इंक्रीज हुआ, मतलब कि 140 हो गया होगा। हम नॉर्मल को 100 मानते हैं, 100 में 40% ऐड किया होगा तो कितना हो गया होगा, 100 प्लस 40 मतलब 140%। तो 140% हो गया होगा। ठीक है भैया, बिल्कुल बात सही है। ओके ठीक है। प्लस में हमने कहा 8 पे कुछ ऐड हुआ होगा, 100 में कुछ x ऐड हुआ होगा परसेंट। ठीक है, अब जब दोनों पे हमने निकाला, इन दोनों का हमने दोनों पे इनकी निकाला, तो हमारा कितना आ गया 30%। मतलब दोनों का कितना हो गया, 8 और 11 19 पे 130% हो गया ऐड। अब ये देखो कैलकुलेशन है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इसको काटम-पीटी कर लेते हैं। चलो 2 से 2, इसको नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाए, 11 4 जा 11 4 जा 11 5 1 4 1 5 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में 10 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 या 57, 19 1 जा 19 और 5 2 उधर से कट जाता है ना इजीली। हाँ, कट तो जाता हूँ इसे। ठीक है, कोई बात नहीं, रखते हैं इसको। हाँ, तो 19 या 57, कैरी आया 5, 19 या 19, कैरी आया 5, तो 4 हो गया, अपॉन में 10। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, यहाँ पर बचा 4 में से यहाँ पर 93/10 इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या रहा होगा। हमने इसको पूरे को इधर भेज दिया, तो प्लस का माइनस हो गया होगा। 100 प्लस x अपॉन 100 इसको। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 8x इक्वल टू हो जाएगा 930। 8x की वैल्यू आ गई 130, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 1 जा 8, यहाँ पर बचा कितना 550 हुआ, 8 6 जा 48, पॉइंट लगाया 2 बचा 20 हुआ, 18 2 8 2 16 4 हुआ 48, 16.25 आंसर हो गया। तो 16.25 आंसर हो गया, खत्म। एज डज हाफ, तो हम क्या कहते हैं, एज डज हाफ एज मच एज वर्क एज टी इन 1/7 द टाइम टेकन बाई टी। तो हमने कहा टाइम टेकन बाई टी हमारा कितना हो जाएगा, मान लो वाई डेज मान लेते, ठीक है, वाई डेज। तो एस कितना टाइम लेगा, एस वाई में से वाई का भी 7th पार्ट निकाल दो, उसमें जो काम करता है, ये मान लो इसमें करता है 1 यूनिट, तो ये कर पाता है हाफ यूनिट, तो 1 यूनिट करने में इसको टाइम लग जाएगा ट्वाइस इसका। अब इसको चीज को समझने के लिए तुम एक चीज समझो इधर आओ। जब हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो हमारी जो इफिशिएंसी और टाइम है वो आपस में उल्टा हो जाएगा। इसने कहा आधा काम कर पाता, ये कह रहा है कि पूरा काम कर लेता, तो मतलब इसकी इफिशिएंसी है आधा काम करने की, इसकी इफिशिएंसी है पूरा काम एक करने की, 1 यूनिट का वर्क करने की। तो अगर 1 यूनिट वर्क ये कर पाता है, ये हाफ यूनिट वर्क कर पाता है, ये 1 यूनिट वर्क कर पाता है, तो इसको टाइम अगर 1 लग रहा है 1 यूनिट, तो इसको टाइम 2 यूनिट लग जाएगा, क्योंकि टाइम इसका जस्ट उल्टा होता है। टाइम और इफिशिएंसी में
उल्ट अपोजिट का रिलेशनशिप रहता है कब, जब हमारा वर्क कांस्टेंट हो, तो काम तो इसमें वर्क तो हमेशा इसमें कांस्टेंट ही चल रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो वर्क कांस्टेंट है तो अब निकाल लेते हैं, बस सिंपल, अब तो हो गया ना। इसको इतना टाइम लेता है तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। टी को लगता है कितना, वाई डेज, और एस को लगता है 2y/7 डेज। दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2y/7। मतलब कि दोनों दो, एक अगर करता है दो एफिशिएंसी, दूसरा का एफिशिएंसी आ गई 7। ठीक है, हमारे सवाल के अकॉर्डिंग। तो अगर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों को वर्क करने में कितना टाइम लगता है, 21 डेज। तो मतलब टोटल वर्क कितना है, 2y, तो 2y मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, अभी बताया ना, इफिशियंसी इक्वल टू W/T। तो वर्क कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी टोटल है, 2 + 7, मतलब दोनों की इफिशियंसी का ऐड कर देंगे। और टाइम कितना लग रहा है, 21 डेज। सॉल्व करो, 2 7 9, 9 × 21/2, ये हमारी आ गई टोटल वर्क। टोटल वर्क सॉरी 2 यहाँ पर, यहीं पे रहेंगे तो इसको कहाँ भेजो। अब उसने कहा है टोटल वर्क अगर इतना है तो इसको अगर ये करता एस तो कितने टाइम में करता, तो हमने कहा कर लेते हैं कितना। तो हमने कहा टोटल वर्क है 29 इंटू ये, और कहाँ गया, ठीक है, टोटल वर्क ये है। और इसकी इफिशियंसी कितनी थी, इसकी इफिशियंसी कितनी थी, इसकी इफिशियंसी थी 7/3, 2/7, 7 यूनिट। तो रखो 7 यूनिट, अरे 7 थी 21, 27 आंसर तो आ गया। क्या यार, कभी कभी इतना मतलब पक जाते हैं, देखते क्या आंसर ही नहीं दिख रहा हमको साफ साफ। क्या है, देखो क्या हमने किया, देखो इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। हमने कहा वाई को टाइम लग रहा है, वाई टी को टाइम लग रहा है वाई मिनट, वाई डेज सॉरी, टी को टाइम लग रहा है वाई डेज, एस को टाइम लग रहा है 2y/7 डेज। दोनों का एफिशिएंसी निकाला, टोटल टाइम निकाला हमने, टोटल वर्क निकाला 2y। अब टोटल वर्क कैसे आता है, टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल डेज। उसने टोटल डेज दे रखे थे 21, हमारे हिसाब से टोटल डेज आ रहे थे, हमारे हिसाब से टोटल एफिशिएंसी आ रही 2 × y, हमारे हिसाब से टोटल वर्क आ रहा था 2y, तो 2y के इक्वल में आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने निकाला 21 × 9 आ गया। अब उसने पूछा कि एस अकेले वर्क करता है तो टोटल वर्क कितना है, ठीक है, एस नीचे। अब एस अगर वर्क निकालना, कितना निकालना, टाइम निकालना, टाइम हमारा क्या क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगी, ये एफिशिएंसी इधर आ जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो हमने वर्क लिखा टोटल, और इफिशियंसी हमारी एच की कितनी थी, 7 थी, तो 7 रखी, कट्टम कुट्टी किया, आंसर आ गया, खत्म। सॉरी वो लास्ट में शायद ये हो गया। तो कैसा लगा सेशन आप बता सकते हो। हमने थोड़ी सी बीच बीच में कहीं ना कहीं डीप में जाने की कोशिश की, और अगर आप कहोगे तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, वरना हम लोग ऐसे बेसिक तरीके से, मतलब जो तरीके पेपर में आप करने वाले वो वाले तरीके हम लोग करते रहेंगे। और जिनको अगर कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी समझ नहीं आई हो तो वो कमेंट बॉक्स उनके लिए खुला है, आप देख सकते हो, बता सकते हो वहाँ पर हमको, और वहाँ पर सॉल्यूशन आपको देख दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ओके, थैंक्स, जय हिंद।